राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है दहलियास एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम आधार सीरीज में सब्जेक्ट मैटर में हम लोग अलग अलग मैटर्स के बारे में चर्चा करते आए हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी के एक टॉपिक की चर्चा, और उस टॉपिक का नाम है सेल। ठीक है, सेल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोशिका। और कोशिका क्या होती है? अगर हम लोग देखते हैं हमारा पूरा शरीर किससे मिलकर बना है, अगर पूछा जाए तो सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम लोग बोलते हैं सेल। जैसे हम लोग का स्किन सेल, आंख में देखते हैं, आंख में भी अलग सेल है। अगर हम लोग देखते हैं तंत्रिका तंत्र, ठीक है, हमारे हृदय में अगर हम लोग देखते हैं हमारा ब्लड, तो हर जगह हम लोग को जो सबसे कॉमन जो फैक्टर नजर आता है ना, जिससे सारी वो पूरा तंत्र जिससे बना है, उसी को बोलते हैं हम लोग सेल। तो आज हम लोग उसी सेल के बारे में चर्चा करने आए हैं। तो सेल के बारे में सबसे पहले अवधारणा, वैसे तो हमारे ग्रंथों में, ठीक है, हमारे ग्रंथों में जो वैदिक ग्रंथ हैं हमारे, और भी अलग अलग हमारे पास ग्रंथ हैं, हर जगह हम लोग को चर्चा पहले से मिल जाती है। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं मॉडर्न साइंस में, सबसे पहले इसका क्रेडिट किसको दिया जाता है? ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक को। इन्होंने क्या किया था? 1665 में सेल की खोज की थी। ये है हमारे रॉबर्ट हुक, ठीक है। इनका जो लाइफ स्पैन था वो कब से कब तक था? 1635 से 1703 तक, ठीक है। 1703 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है हम उनके बारे में आते हैं। तो सबसे पहले कौन बताया हमारे पास? रॉबर्ट हुक। यहाँ पर ना दो टाइप का नाम आता है ना रॉबर्ट नाम से, एक रॉबर्ट हुक है और एक आएंगे रॉबर्ट ब्राउन, आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो उसमें क्या किए थे? वो सेल के एक पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, उसकी खोज किए थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले हम लोग हुक लगाएंगे, उसके बाद फिर ब्राउन आएगा, ब्राउन कलर का हम लोग कपड़ा फंसाएंगे, ठीक है। तो हम लोग का पहले हुक आएगा, उसके बाद ब्राउन आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, आगे और देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सबसे पहले किस में खोज किए थे? कॉर्क के एक स्लाइस में वो देखते हैं कि यहाँ पर इसकी संरचना कैसी है, इसका डिजाइन कैसा है। तो उसकी संरचना का अध्ययन करते करते, और उसकी संरचना का अध्ययन करना है तो हम लोग को एक माइक्रोस्कोप चाहिए रहेगा। तो ये माइक्रोस्कोप को भी खुद से ही डेवलप किए रहते हैं, खुद से ही बनाए रहते हैं और उसी से देखे रहते हैं। और क्या मिलता है उनको? बहुत सारे सेल का पूरा ग्रुप मिलता है। टर्म सेल वॉज डराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेल्यूला, जो लैटिन वर्ड है सेल्यूला, उसी से बना है सेल। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सेल के बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल में जानने का कोशिश करते हैं। तो सेल क्या है? हर जितने भी, देखो सेल क्या है, एकदम सिंपल सी बात है। अगर हम लोग का कोई भी शरीर का कोई सा भी भाग बना है, तो उसका सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल। हमारे पास एक छोटा सा सेल है, मान लेते हैं, जो हम लोग का हमारे शरीर का, इन्हीं का जब संख्या बहुत सारा वृद्धि हो जाता है ना, तो हम लोग उसको पूरा का पूरा, जब हम लोग का सेल है ना, जब एक है तो उसको सेल बोलेंगे। बहुत सारे सेल आपस में मिल जाएंगे, जुड़ के एक सिस्टम बनाएंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग टिश्यू। और जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाएंगे, तो बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन जब मिल जाएंगे तो बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम ये बन जाएगा। और ऑर्गन सिस्टम जब मिल के काम करेंगे तो हमारे शरीर का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल। अब हम लोग किसी भी अंग की बात करें, हाथ की बात करें, पैर की बात करें, अगर हम लोग पाचन तंत्र की बात करते हैं, अगर हम लोग श्वसन तंत्र की बात करते हैं, अगर हम लोग नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, अगर हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, हर सिस्टम में हम लोग को बहुत सारे ऑर्गन देखने को मिलते हैं। वो सारे ऑर्गन्स किससे मिलके बने हैं? टिश्यूज से। और टिश्यूज किससे मिलके बने हैं? सेल। अब अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के सेल रहेंगे भाई, सब जगह एकदम कॉमन नहीं रहेगा। स्किन है तो स्किन सेल, अगर ब्लड में हम लोग देखेंगे तो हमारे पास आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, अलग अलग टाइप के हम लोग को सेल मिलते हैं। तो सेल भी अलग अलग टाइप का होता है। अब जो हार्ट में देखते हैं ना, हार्ट में अलग टाइप के सेल की जरूरत होती है, वो वाला सेल अलग है। नर्वस सिस्टम के लिए अलग सेल चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अलग सेल चाहिए। मतलब जहाँ जहाँ पर जैसे जैसे कार्य की आवश्यकता है, वैसे वैसे सेल्स का हम लोग डिवीजन देखते हैं, अलग अलग प्रकार के सेल देखते हैं। और हर जीवित जीव जंतु में का निर्माण जो है वो किससे होता है? कोशिकाओं से होता है। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यही है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, तो ये सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक और एक को बोलते हैं हम लोग यूकैरियोटिक। दो टाइप के हमारे पास सेल होते हैं। इसको डिटेल में अगर हम लोग देखते हैं आगे, तो अच्छा
हमारे पास टाइप होते हैं ना। अब हमारे पास ये चीज़ को भी देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल्स क्या क्या सेल है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो अमीबा, ठीक है, अमीबा है हमारे पास, प्लांट स्टेम है, बैक्टीरिया है, नर्वस सेल है, रेड ब्लड सेल्स है। तो अलग अलग जो मैं बताया अभी, अलग अलग, यहाँ पर तो जीवों का भी अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। ये दोनों एक ही जगह मिल जाएगा, लेकिन बाकी सब अलग अलग जगह मिलेगा। लेकिन फिर भी सब के सब बने किससे हैं, एक मतलब जो बेसिक यूनिट है वही क्या है, हमारे सेल। अब देखते हैं अगली बार हम लोग देखते हैं, वो है इसके टाइप्स, सेल के टाइप्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रो जैसे बोलते हैं ना, प्रो प्लेयर है ऐसे करके। तो जैसे हम लोग देखते हैं प्री पहले होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो कुछ ऐसे ध्यान रखे रहना, प्रो पहले आएगा, उसके बाद आएगा यूकैरियोटिक आएगा, प्रोकैरियोटिक पहले आएगा, फिर यूकैरियोटिक आएगा। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है, अगर कोई सेल ऐसा है जिसका पूरी तरह से अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, डेवलपमेंट के प्रोसेस में है, ठीक है, तो वो सेल क्या कहलाएगा, वो सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। डू नॉट हैव स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स, इसमें मेम्ब्रेन नहीं रहता, ठीक है। किसी किसी में हो सकता है मेम्ब्रेन हो, लेकिन ज़्यादातर में हम लोग को मेम्ब्रेन दिखाई नहीं देता है। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर्स, वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये सारे इसके गुण हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके दूसरे टाइप को, सेल का दूसरा टाइप यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, जो विकसित रहता है। जो प्रोकैरियोटिक था वो विकसित नहीं था, यूकैरियोटिक क्या रहेगा, विकसित रहेगा। अब विकसित वाला हम लोग को सेल कहाँ कहाँ पाया जाता है, सिंपल अगर हम लोग समझते हैं तो एक तो प्लांट सेल है हमारा, एनिमल सेल है, इसमें हम लोग सब कुछ कवर कर देते हैं। एनिमल सेल मतलब हम लोग भी क्या है, हम लोग इंसान, अपने आप को इंसान बोलते हैं, और जानवरों को हम लोग बोलते हैं जानवर, तुम एनिमल्स हो ऐसा करके। लेकिन एक्चुअल में हम लोग भी क्या है, एक एनिमल ही है। अगर हम लोग साइंटिफिकली क्लासीफाई करें खुद को, तो खुद को क्लासीफाई करने पे हम लोग अपने आप को क्या पाते हैं, हम लोग भी एक क्या है, एनिमल हैं, हम लोग भी एक टाइप के जंतु हैं। तो हमारे अंदर जो सेल रहेगा, ये कुछ उसका बेसिक डिज़ाइन है। ये प्लांट सेल का बेसिक डिज़ाइन है कि लगभग सारे प्लांट्स में कुछ ऐसा डिज़ाइन रहता है। कुछ कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो दोनों में ही पाई जाती है, कुछ इसमें दोनों में कॉमन रहेगा। जैसे न्यूक्लियस है, ये यहाँ भी पाया जाएगा, यहाँ पर भी पाया जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो यहाँ भी पाया जाएगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनिमल सेल में भी पाया जाएगा। ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुरुआत में अभी सिर्फ हम लोग इतना समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल है जो डेवलप नहीं हुई है पूरी तरह से, और अगर जो पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है उसको बोलेंगे हम लोग यूकैरियोटिक सेल। अब हम लोग देखते हैं जो हमारे पास प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, इसके अंदर जो हमारे पास बहुत सारे हमारे पास पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, हम इनका अध्ययन करते जाते हैं एक एक करके। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहले बात आती है लेयर की। बाहर में लेयर, एक लेयर लगा रहना चाहिए। देखिए, जैसे अगर हम लोग के यहाँ पर क्या है, ये सारा लिक्विड मटेरियल में पूरा का जितना भी बॉडी यहाँ ऑर्गन्स है ना, ये सेल के अंदर के ऑर्गन्स है ना, सेल ऑर्गन्स हैं, ये सब एक लिक्विड मतलब एक लिक्विड जेल जैसा रहता है, उसमें पूरा स्टेबल मतलब स्टेबिलिटी के साथ बंधे रहते हैं। तो इनके बाहर भी इनको कंट्रोल करने के लिए एक लेयर होना चाहिए। तो वही लेयर क्या है, मेम्ब्रेन। अगर हम लोग देखते हैं हमारे एनिमल सेल में क्या पाया जाता है, हमारे एनिमल सेल में पाया जाएगा मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। और अगर हम लोग देखते हैं प्लांट सेल, तो यहाँ पर मिलता है कोशिका भित्ति, ठीक है। दोनों में ये बेसिक सा डिफरेंस है कि जो प्लांट सेल है उसका जो बाहरी जो लेयर रहता है वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, और इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। और एनिमल सेल का बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली, ठीक है। यही हमारा बाहर का लेयर है, और ये दो अलग अलग लेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल। वही अगर हम लोग जब बात करते हैं हम लोग एनिमल सेल के कंडीशन में, तो हम लोग को सेल मेम्ब्रेन नजर आता है। सेल वॉल किस में नजर आएगा, हमारे पौधे में नजर आएगा। अब ये नेक्स्ट, ये हमारा पर्सन, ठीक है, ये फिर से आ गया, लेकिन ये दूसरा है भाई, ये रॉबर्ट ब्राउन है, जिसके बारे में बताया था रॉबर्ट ब्राउन। हम लोग क्या देखे, जस्ट अभी हम लोग क्या देखे हैं, हमारा एक सेल है, उस सेल के अंदर ना अलग अलग यहाँ पर ऑर्गन्स बने हुए हैं, सेल ऑर्गन्स बने हुए हैं। इसका एक भाग है जिसका जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना मतलब रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, वो क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है।
न्यूक्लियस मतलब प्लांट सेल में भी रहेगा और एनिमल सेल में भी रहेगा, दोनों ही जगह हम लोग को दिखाई देता है। अब यहाँ पर इसकी खोज कौन की थी, किसने की थी? तो अगर पूछा जाए कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन। अगर कोशिका की खोज किसने की थी बोला जाए तो रॉबर्ट हुक। ठीक है, पहले हुक फंसाएंगे, उसके बाद फिर ब्राउन कलर का शर्ट फंसाएंगे उसमें। तो हम लोग पहले हुक आएगा, उसके बाद फिर ब्राउन आएगा। तो अगला हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसकी खोज किसने की थी? तो ये जो पर्सन नजर आ रहा है ना हम लोग को, इसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। ये रॉबर्ट ब्राउन है और ये खोज किए थे न्यूक्लियस का। हमारा पूरा का पूरा सेल है, उस सेल में एक भाग है, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स में से एक है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका नाम है न्यूक्लियस। उसी को खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, न्यूक्लियस के अंदर घुसते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जब हम लोग घुसते हैं ना, तो हम लोग को एक लेयर नजर आता है, अंदर में मटेरियल है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? डीएनए भरा हुआ है। हमारे एक एक सेल के अंदर क्या रहता है? डीएनए भरा होता है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डाई न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए। और इसी में क्या रहते हैं? जीन रहते हैं। इसको हम लोग पूरा चर्चा करेंगे, एकदम अच्छे डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इतना जान के रखो कि न्यूक्लियस के अंदर रहता है क्रोमेटिन थ्रेड। क्रोमेटिन थ्रेड के अंदर रहेगा डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या रहेगा हमारे पास? हमारे जीन रहेंगे। इसको हम लोग और अच्छे से देखते हैं हमारे डायग्राम से। ये जो क्रोमोसोम्स है ना, पहली बात तो इसका थोड़ा सा डिजाइन को और अच्छे से समझते हैं हम लोग। ये हमारा न्यूक्लियस है, मान लेते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है। तो ऊपर में एक लेयर बना होगा जो इसके अंदर के जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, उसको बांध के रखे रहेगा। तो उसके लिए एक हमारे पास लेयर रहेगा, उस लेयर का नाम है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन रहेगी, वो पूरे के पूरे लिक्विड को अंदर समेटे हुए है। अब इसके अंदर ना हम लोग को एक ऐसा रस्सी नुमा ना ऐसा एक स्ट्रक्चर नजर आता है, इसी को बोलते हैं क्रोमेटिन थ्रेड। ठीक है, थ्रेड मतलब क्या होता है? धागा। तो क्रोमेटिन थ्रेड ये हमारे पास रहता है। अब इसमें इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं, तो हम लोग को ये कैसे नजर आता है? ये कुछ ऐसा नजर आता है। ठीक है, ये क्रोमेटिन थ्रेड है। अब इस थ्रेड के अंदर में ये हमारे पास स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर क्या है? डीएनए। यही डीएनए है। ये कुछ ऐसा हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ऐसा हमारे पास डिजाइन बना होता है इसका। ये क्या है? हमारा डीएनए। और इस डीएनए के अंदर रहेगा जीन। ठीक है, जो अनुवांशिक गुणों को धारण करता है कि क्या क्या उसमें जेनेटिक क्वालिटीज या क्या क्या जेनेटिक डेटा है, वो सारा का सारा किस में स्टोर रहेगा? जीन में। और ये सब किसके अंदर है? क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम किसके अंदर है? क्रोमेटिन थ्रेड के अंदर। और क्रोमेटिन थ्रेड किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर। और जो न्यूक्लियस है उसके बाहर का लेयर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आगे बढ़ते आते हैं। अब जो जीन होता है ना, यहाँ पर जो हम लोग जीन देख रहे हैं, वो जीन में क्या रहता है? हमारा डेटा रहता है। जैसे अगर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे अगर मेरा बाल ब्लैक है, किसी का जो बाल है वो ब्राउन हो सकता है, किसी का बाल ग्रे कलर का हो सकता है, किसी का हो सकता है ब्राउन कलर का हो। तो हम लोग अलग अलग लोगों में अलग अलग कलर के बाल देख रहे हैं। आंखों का कलर भी अलग अलग रहता है, मेरा ब्लैक है, किसी का ब्राउन हो सकता है, किसी का ब्लू हो सकता है, किसी का ग्रीन हो सकता है। यहाँ पर सबका डेटा अलग अलग है। किसी का फेस का बनावट भी अलग अलग होता है, कुछ लोग का फेस गोल होता है, कुछ लोग का होता है ऐसा, मतलब सबका अलग अलग फेस भी रहता है। तो हमारे पूरे के पूरे बॉडी का जो डेटा रहता है, एक चीज और देखते हैं हम लोग, एक और क्या होता है, हमारे जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, जैसे हाइट को बोला जाए या फिर फेस का लुक को देखा जाए, आंखों को बोला जाए, नाक को, मुंह को, ऐसा बोलते हैं ना, जब बच्चे का जन्म होता है तो बोलते हैं एकदम मम्मी पे वो गया है, एकदम पापा पे गया है, ऐसा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग बने किससे हैं? अपने मम्मी पापा से बने। तो हमारे अंदर गुण किसके होंगे? हमारे मम्मी पापा के गुण होंगे। तो हमारे मम्मी पापा के गुण हमारे तक आए कैसे? तो उसको लाने वाला जो कारक है ना, वही जीन है। उसी जीन के कारण हम लोग अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हैं। ठीक है, बाद में बोल देते हैं अरे चाची पे गया है, अरे सॉरी चाची पे नहीं जा सकते, किस पे जा, बुआ के ऊपर गया है, चाचा के ऊपर गया है, ऐसा भी बोलते हैं। अब चाचा और बुआ वाला सिस्टम कैसे हो गया? वो लोग का डीएनए हमारे पास कैसे आ गया? तो वो आया हमारे दादा से। एक्चुअल में हम लोग अपने बुआ जैसे, अपने चाचा जैसे नहीं दिख रहे हैं, हम लोग दिख रहे हैं अपने दादी दादा जैसे, क्योंकि उनसे जो डेटा आया है वो सभी बच्चों में बटा हुआ है। और उनके बच्चे अगर हम लोग हैं तो हमारे में डेटा किसका किसका रहेगा?
हमारा रहेगा, हमारे मम्मी पापा का रहेगा, हमारे मतलब चाचा बुआ इन लोग का भी हो सकता है, और किसका हो सकता है, दादी दादा का हो सकता है, और उनसे जो पूर्वज आ रहे हैं उनका भी हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, क्योंकि हमारे पास डेटा कहाँ से आ रहा है, हमारे परदादा से भी आ रहा है, मान लेते हैं परदादा में कुछ गुण था वो हमारे दादा में आया, दादा से कुछ गुण हुआ पापा में आया, पापा से कुछ गुण हो गया हमारे अंदर है। तो ये सब गुण लेके आता कौन है, हमारा जीन। आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में जो हमारे पास जो मेन पार्ट रहते हैं ना इसका, वही हमारा न्यूक्लियस है, नाभिक के अंदर में रहेगा, ठीक है। और ये प्रोटीन बनाने के लिए इसमें आरएनए होता है। आगे आगे बढ़ते हैं ना, अगला है हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म, अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेल जैसा एक मिश्रण रहता है, कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है, इसमें वंशानुगत सामग्री शामिल है। ये साइटोप्लाज्म क्या है, सिंपल सी बात है, जो हमारा सेल है उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गन्स हैं, वो जिस लिक्विड के अंदर घुसे हुए हैं ना, लगे हुए हैं, वही क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म। अगला आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर, ये पूरे के पूरे सेल को एक बेस प्रोवाइड करता है, सेल का एक ढांचा प्रोवाइड करता है। तो हम लोग बोला जाए, अगर हम लोग बोलते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, हमारा सेल की रीढ़ की हड्डी है, अगर ऐसा बोला जा रहा है तो भी तो ठीक है, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी हम लोग के बॉडी को ढांचा प्रोवाइड कर रही है, हम लोग को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, सेल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और ये दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं रफ और एक को बोलते हैं स्मूथ। एकदम सिंपली समझते हैं, अगर हमारे हाथ में, जैसे अभी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने हाथ को कीचड़ में डुबाऊं और बाहर निकालूं, तो मेरे हाथ में क्या चिपक जाएगा, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं गोटी वोटी के, वो सब चिपक जाएंगे। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ होता है एकदम सिंपल, एकदम प्लेन स्मूथ वाला, और एक होता है जिसमें राइबोसोम्स आके चिपक जाते हैं। राइबोसोम्स को भी देखेंगे अभी आगे। तो राइबोसोम अगर किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपक गया है तो उसका डिजाइन अलग दिखेगा, जिसके ऊपर नहीं चिपका है वो अलग दिखेगा। तो जो जिसके ऊपर कुछ नहीं चिपका है उसको बोलेंगे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके ऊपर चिपक गया है राइबोसोम उसको बोलेंगे, क्योंकि वो खसर्रा हो गया, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, खसर्रा हो गया बोलते हैं, डॉटेड डॉटेड उसमें अलग अलग हमारे पास पार्टिकल नजर आ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग रफ टाइप, ठीक है, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हमारे पास दो टाइप का रेटिकुलम होता है। अब अगला है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, जो प्रोटीन्स होते हैं ना उसको ये एब्जॉर्ब करता है, संश्लेषण करता है, और हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ पर आवश्यकता होती है फिर उसको सप्लाई करने का काम करता है। अगला है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसको आप लोग बहुत बार सुने होंगे, कोशिका का ऊर्जा गृह, ठीक है, पावर प्लांट ऑफ द सेल ऐसे करके, तो वही है माइटोकॉन्ड्रिया। होता क्या है अभी इसको देखेंगे हम लोग, एकदम सिंपली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कोशिका में काम होता कैसे। मान लेते हैं ये हमारा सेल है, ठीक है, इस सेल में अलग अलग हमारे पास ऑर्गन रहेंगे, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा हम लोग डिजाइन बना लेते हैं। ये हो गया गोल्जी काय, अभी आएगा गोल्जी काय भी, ठीक है, तो गोल्जी काय हो गया। तो और अलग अलग यहाँ पर डिजाइन बने हुए हैं, अलग अलग चीजें यहाँ पर उपस्थित हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर ना, ये सेल का मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन में ना क्या होता है, सेलेक्टिव डिफ्यूजन। तो सेलेक्टिव डिफ्यूजन क्या होता है, सेलेक्टिव डिफ्यूजन में क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन क्या होता है कि अगर हमारे पास, जैसे एकदम सरल शब्दों में समझते हैं, जो हमारे पास अंगूर रहता है, अंगूर रहता है, उसको अगर हम लोग चाशनी में डुबा दें तो क्या बन जाएगा, वो किशमिश बन जाएगा। चाशनी में डुबाएंगे तो भी, अगर हम लोग शहद में डुबा देते तो भी, दोनों केस में क्या बन जाएगा, वो हमारा किशमिश बन जाएगा। और अगर किशमिश को हम लोग पानी में डुबा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो फूल जाते हैं। रात में डुबा कर रखें किशमिश को, सुबह तक देख रहे हैं फूल गया अंगूर जैसे। ये कैसे हुआ, तो ये घटना ही क्या है, डिफ्यूजन है। तो होता क्या है, अगर हम लोग का बाहर का डेंसिटी, ठीक है, एक लेयर का, मतलब ये हमारे पास लेयर है ना, ये लेयर बना हुआ है, बाहर हमारे पास, इसको हम लोग क्या किए हैं, एक गिलास में हम लोग भर के रखें, गिलास में डाल के रखें हम लोग, क्या है हमारा अंगूर, इसमें अंदर भी एक लिक्विड है, इसमें पानी भरे हैं तो बाहर भी लिक्विड है,
अंदर का लिक्विड का डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाहर का लिक्विड जो वाटर है उसकी डेंसिटी क्या है, कम है। तो क्या होता है, पानी ना कम डेंसिटी से ना ज़्यादा डेंसिटी की साइड ना मूव करने की कोशिश करती है, और क्या होता है, कुछ कुछ यहाँ से भी मूवमेंट होता है, दोनों साइड से मूवमेंट होता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, ये पानी जो है ना वो ज़्यादा आसानी से अंदर घुस जाता है। तो अंगूर जो हमारा किशमिश जो रहता है ना वो फूल जाता है। सुबह सुबह हम लोग फिर खा लेते हैं उसको, ठीक है, नहीं खाते होगे तो खा लेना, अच्छा लगता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हमारे हमारे सेहत के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक लेयर बना हुआ है, उस लेयर से क्या हो रहा है, जो लिक्विड्स का आवागमन हो रहा है, अंदर बाहर हो रहा है। तो सेम चीज़ ना हमारे सेल में भी होता है। सेल में क्या होता है, ऑक्सीजन को लेके आते हैं हम लोग, पूरा प्रोसेस को देखेंगे ना, जब हम लोग रक्त वाहिनियां हैं उन सबको अच्छे से देख लेंगे, हम लोग का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से हो जाएगा, उसके बाद हम लोग को ये एकदम अच्छे से समझ आएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन आया, अभी सिर्फ इतना समझ रहा हूँ कि ऑक्सीजन आता है सेल के पास। तो यहाँ पर क्या है, गोल्जी का है, ये गोल्जी का है, क्या करता है, इस जो ऑक्सीजन आया ना इसको पकड़ के लेके आता है, इसको पकड़ लेता है, सबसे पहले से पूछता है ये क्या है, पुलिस है यहाँ का, ठीक है, पुलिस भी बोल सकते हो, चौकीदार भी बोल सकते हो, ठीक है, लोग अलग अलग वहाँ पर नामकरण कर देते हैं, क्वेश्चन पूछने वाले भी अलग अलग नामकरण करके पूछ देते हैं। तो चौकीदार बोला जाए, पुलिस बोला जाए, कौन है, गोल्जी का है, क्योंकि ये क्या करता है, बाहर से कुछ भी आ रहा है, जैसे अभी ऑक्सीजन आया, उसके बाद क्या होगा, ये कुछ वसा को लेके आएगा, प्रोटीन को लेके आएगा, कार्बोहाइड्रेट को लेके आएगा, अलग अलग हमारे पास जो क्या बोलते हैं यहाँ पर मटेरियल्स है ना उसको लेके आता है, और लेके आता है उसके बाद क्या करता है, गोल्जी का है जो क्या करता है, इसको पकड़ लेते हैं, यहाँ पर से वो पार हो जाते हैं और गोल्जी का इसको पकड़ लेते हैं। अब इसको लेके जाना कहाँ है, इसको रसोई लेके जाना पड़ेगा। जैसे हम लोग को अगर खाना बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सब्जी लेके आएंगे, या फिर जो भी राशन का सामान है हम सब चीज़ को लेके आएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको ले जाके किचन में रख देंगे। उसके बाद मम्मी क्या करेगी, किचन में सब चीज़ को बनाएगी। अब बनाने के लिए भी हमको क्या चाहिए, गैस चाहिए, ठीक है, ईंधन चाहिए, तो हमको ईंधन भी चाहिए, तो हम लोग गैस सिलेंडर लेके आ गए, हम लोग सिलेंडर ला चुके हैं, हम लोग खाना ला चुके हैं। अब बनाएगी मम्मी खाना, कहाँ बनाएगी, रसोई में। तो गोल्जी का क्या किया, एक ऑर्गन है वहां पर ये सब चीज को ला के दे दिया, ईंधन को भी ला के दे दिया, और जिस सामान को बनाना है उसको भी ला के दे दिया, और दोनों को ला के दे दिया किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और बोलता है ले भाई खाना बना के दे दे, ऐसे करके। तो जहां खाना बनता है उसको क्या बोलते हैं, रसोई घर। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, कोशिका का रसोई घर, ठीक है। ये किचन है, हमारे हमारे सेल का जो है ये किचन है, यही खाना बनेगा। और खाना बनाने के लिए हम लोग क्या चीज का यूज कर रहे हैं, हम लोग ईंधन चाहिए ना, ईंधन के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करेगा, जो भी हम लोग खाए हैं, जैसे हम लोग चावल खाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, कार्बोहाइड्रेट। अगर हम लोग फल खाएंगे तो हम लोग को प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेगा। तो ये सारा चीज जो हमारे आयंस के फॉर्म में हमारे ब्लड से करके पहुंचेगा यहाँ पर, और उस सब चीज को, मटेरियल को भी यहाँ पर लाएगा और हमारे ईंधन को भी लाएगा, और यहाँ पर बना देगा खाना। खाना बन गया, खाना बन गया तो सब तक बटना चाहिए, ठीक है, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अब क्या होगा, घर में सब अलग अलग रूम में रहते हैं, मान लेते हैं अलग टाइप का फैमिली है, ठीक है, खाना बनेगा एक जगह, लेकिन सब भाई बहन लोग का अलग अलग डिमांड है, मैं तो अपने रूम में खाऊंगा, मैं तो अपने रूम में खाऊंगा, तो सब के सब अलग अलग जगह हैं। तो गोल्जी काय क्या करेगा, गोल्जी काय को क्या बोलती है मम्मी कि जा बेटा ये लोग तो आएंगे नहीं, ऐसे कर ये लोग के सबके पास छोड़ के आ जा। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ एनर्जी बना, उस एनर्जी को मतलब जो हमारे पास ऊर्जा जनरेट हुई ना, उन सबको क्या करेगा, अलग अलग बॉडी के अलग अलग भाग में जहां जहां पर जरूरत है, जितनी जितनी जरूरत है उन सबको प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद क्या होगा, हमारे पास कुछ एनर्जी बच जाएगा, जितना एनर्जी यूज करना था, जितना वो लोग को देना था सब दे दिया हम लोग। अब जितना बच चुका है उसको कहाँ रखेंगे, किचन में ही रहेगा। खाना जितना खाना था खा डाले, बचेगा उसको कहाँ रखेंगे हम लोग, किचन में रखेंगे, क्योंकि फ्रिज भी कहाँ है, किचन में। तो हमारा एनर्जी कहाँ रखा रहेगा, जो बचा हुआ एनर्जी कहाँ रखा रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में फिर हम लोग देखते हैं, इसी के कारण से बोलते हैं इसको रसोई घर भी बोलते हैं, इसको ऊर्जा गृह बोलते हैं, क्योंकि यहीं पर से ऊर्जा का सप्लाई हो रहा है, इसलिए ऊर्जा गृह भी बोलते हैं इसको। पावर हाउस, सब चीज इसी को ही बोलते हैं, ठीक है, रसोईया वगैरह सब चीज, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्या हुआ, हमारा किसका किसका कार्य हम लोग देख लिए, गोल्जी काय का। गोल्जी काय क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टर का भी काम कर रहे हैं, प्लस ये इस चीज को भी देखता है कि यहाँ पर जो आ रहे हैं ना, ऑक्सीजन आया, क्या आया, कार्बोहाइड्रेट आया, प्रोटीन आया, विटामिन आया, फैट आया, ये सब कुछ चीज को देख रहा है, कोई गलत चीज ना आ जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है उसको।
तो ये पुलिसिंग का काम भी करता है। इसलिए अगर पूछा जाए कि कोशिका का पुलिस किसको बोलते हैं, तो भी गोल्जी का आएगा। कोशिका का चौकीदार किसको बोलते हैं, तो भी क्या आएगा, गोल्जी का आएगा। और अगर कोशिका का ट्रांसपोर्टर किसको बोलते हैं, ये पूछा जाए तो भी कौन आएगा, गोल्जी का है। आगे बढ़ते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया ना, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा। भाई इस बात का ध्यान रखेंगे, डीएनए जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, हमारे न्यूक्लियस में भी पाया जाता है, दोनों जगह मिलेगा हम लोग को। गोल्जी बॉडीज यही है, गोल्जी का है या फिर गोल्जी बॉडीज, दोनों एक ही है, ठीक है, गोल्जी का है गोल्जी बॉडीज। लाइसोसोम, अब यहाँ पर आते हैं एक और बात। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर हमारे यहाँ अगर हम लोग खाना नहीं खाए, मान लेते हैं उपास है हम, तो क्या होगा, मान लेते हैं ये हमारे सेल का एक छोटा सा भाग है। यहाँ पर किस प्रकार की घटनाएं हो रही है इस चीज को देखते हैं। मान लेते हैं हम लोग का ये सेल का एक भाग है, ठीक है, कहीं पर का हम लोग टिश्यू निकाल लिए और वहां पर के हम लोग सेल को देख रहे हैं। अब हो क्या रहा है, हम लोग उपास हैं। अगर हम लोग उपास हैं तो फिर जो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगी हमको, जो एनर्जी हम लोग को चाहिए रहेगा, वो एनर्जी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम लोग तो उपास हैं। हम लोग को चाहिए, हम लोग को सीजीपीएससी निकालना है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान निकाल दो निकाल दो निकाल दो, ऐसे करके मेहनत करके देख डाली, नहीं निकल रहा है, भगवान से पूछ के देख लेते हैं, भगवान से प्रार्थना करके देख लेते हैं, वही निकाल दें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हम लोग, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। उपवास में हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई एनर्जी हम लोग को नहीं मिल रहा है। अब क्या करेंगे, जो हमारा सेल है ना, यहाँ पर आसपास के सेल, सबको चाहिए ना एनर्जी, एनर्जी का सप्लाई सबके पास होता रहना चाहिए, ऑक्सीजन सबके पास आ रहा है, ईंधन सबके पास है, लेकिन खाना ही नहीं है। अब खाना नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये एक सेल रहेगा ना, वो एक सेल क्या बोलता है, भाई ऐसा करते हैं, मैं मर जाता हूँ और तुम लोग क्या कर लेना, मेरे को खा लेना, ठीक है। वो अपना बलिदान दे देता है। कैसे, वो डेटा भेजता है किसके पास, सबसे पहले ब्रेन के पास, क्योंकि किसी भी टाइप की एक्टिविटी होनी है ना, तो वो ब्रेन के थ्रू ही होनी है। जो भी डेटा आएगा ना, जो भी एक्टिविटी, जो भी एक्शन लेना है, सब का सब कौन लेगा, ब्रेन। ब्रेन जैसा डेटा देगा वैसे ही करना पड़ेगा। तो ये मैसेज भेजता है सब ब्रेन के पास कि देखो भैया हमारे पास तो एनर्जी आ नहीं रहा है, अगर ये लोग के पास भी एनर्जी नहीं आया तो इतने सारे लोग निपट जाएंगे। उससे बढ़िया ऐसे करते हैं, मैं अपने आप को सुसाइड कर लेता हूँ और मेरा जो बॉडी के जो ऑर्गन्स रहेंगे उसको ये आसपास के लोग कंज्यूम कर लेंगे, तो फिर क्या हो जाएंगे, जो एनर्जी का जो कमी है ना वो भी पूरा हो जाएगा। तो लाइसोसोम क्या करता है, जो लाइसोसोम हमारे सेल में रहता है ना, वो क्या हो जाता है, वो ब्लास्ट हो जाता है, ये फट जाता है। और फट जाता है तो फिर क्या होता है, इसका लिक्विड जो रहता है ना, अंदर का लिक्विड ना पूरे के पूरे सेल में फैल जाता है, और इसके अंदर का लिक्विड सब पूरे के पूरे सेल को ना गलाने का काम कर देता है। अब ये वाला सेल क्या हो गया, गल गया या फिर डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसके जो बॉडी ऑर्गन्स थे उसको आसपास की जो कोशिकाएं हैं ना, वो लोग कंज्यूम कर लेते हैं और बाकी लोग खा लिए। एक मरा तो बाकी लोग बच गए, उसके कारण बच गए। ऐसे ये एक जगह नहीं होगा, शरीर के अलग अलग बहुत सारे हिस्से में होगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं उपवास करने के टाइम, जब लगातार लंबा लंबा उपवास चलता रहता है ना, तो हम लोग पतले नजर आते हैं, पतले होते जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा सेल तो खत्म होते जा रहा है, इसीलिए हम लोग पतले दुबले हो जाते हैं। आगे देखते हैं, तो हमारा लाइसोसोम का काम क्या है, ये एक ऐसा थैली है। लाइसोसोम क्या है, एक ये लिक्विड्स का, केमिकल्स का एक ऐसा बंडल है जो जब फट जाता है तो आसपास का सेल जो है, जो मतलब जो जिसका फटता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये आत्महत्या करने के लिए एक थैली है, इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है, कोशिका का आत्महत्या का थैली बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होता है, जो खाली भाग रहते हैं वो सारे की चीज को हम लोग बोलते हैं वैक्यूल्स। अब अगला आते हैं हम लोग प्लास्टिड। अब प्लास्टिड क्या होता है, ये हमारे एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। प्लास्टिड किस में पाया जाएगा, पौधों में पाया जाएगा। तो इसमें भी अलग अलग प्रकार भी हैं। इसके कौन कौन से प्रकार, अगर टाइप्स देखते हैं तो एटियोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूगोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, ऐसे अलग अलग टाइप के हमारे पास प्लास्टिड उपस्थित होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्लोरोप्लास्ट। अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग को पेड़ पौधों में एक चीज़ तो कॉमन रहता है कि पत्तियों का रंग हरा रहता है, और बाकी जगह भी देखते हैं हम लोग, मतलब कुछ कुछ पेड़ पौधे एक्सेप्शन है जहाँ पर हरा नहीं रहता है। बाकी मैक्सिमम हम लोग पेड़ पौधे देखते हैं जो शो वाला रहता है ना, उसमें हम लोग को कलर अलग टाइप का नजर आता है, बाकी सब तो हम लोग को हरा ही नजर आता है, ठीक है। तो उन सब में क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है।
यही क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, इसको कलर देने का काम करते हैं ना। ग्रीन कलर हम लोग को दिखाई देता है, इसी के कारण दिखाई देता है। पत्तियों का रंग जो है हरा क्यों दिखाई देता है, इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण नजर आता है। और अलग अलग और भी जगह हम लोग को दिखाई देते हैं, जैसे हम लोग तना में देखते हैं, तो तना में अगर हम लोग पेड़ देख रहे हैं, प्रॉपर पेड़ देख रहे हैं, तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है। अलग अलग बॉडी के पार्ट में, या फिर हम लोग फल में ही देखते हैं, फल में आम का पहले हरा कलर रहता है, उसके बाद येलो होता है, फिर रेड भी होता है। जैसे अगर हम लोग सुंदरी आम देखते हैं तो वहाँ पर पिंक कलर का भी वहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम लोग को नजर आता है, पिंक कलर। तो हम लोग का अगर ग्रीन कलर बोला जाए तो क्लोरोप्लास्ट के कारण है, और अगर क्रोमोप्लास्ट जो बाकी कलर्स है ना, वो कौन देगा, क्रोमोप्लास्ट के कारण बाकी कलर हम लोग को नजर आते हैं। अब तो इनका मेन काम क्या है, अब देखो क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल जो है, जो क्लोरोप्लास्ट रहता है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है क्लोरोफिल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो होता है ना हमारे पौधों में, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो कौन है, मैग्नीशियम। जैसे हम लोग को बोलते हैं इंसानों के लिए रहता है कि हमारे शरीर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है वो क्या है, आयरन। तो अगर हम लोग पेड़ पौधों में देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो तत्व है वो क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से ही क्लोरोफिल का निर्माण होता है, मतलब क्लोरोफिल निर्माण के लिए एक मूल कारक जो है वो मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम से हम लोग को हम लोग तुलना कर सकते हैं अपने बॉडी के आयरन से। इस तरह से हम लोग देखते हैं, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं बेसिक डिफरेंस कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए हम लोग जितने भी हम लोग बॉडी सेल्स देखे, मैक्सिमम जितने हैं वो सब कॉमन है। कुछ कुछ अलग है, जो प्लास्टिड है, क्लोरोफिल है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सब क्या है, थोड़े अलग हैं, जो सिर्फ प्लांट सेल में रहते हैं, हमारे एनिमल सेल में नहीं रहते हैं। तो इस तरह से अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस क्या क्या है। पहली बात तो अ प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय अ रिजिड सेल वॉल, ये सेल वॉल से घिरा रहता है। और एनिमल सेल में क्या रहता है हमारे पास, सेल, अच्छा इसमें सेल वॉल नहीं रहता ना, इसमें क्या रहता है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन रहता है, सेल मेम्ब्रेन रहता है एनिमल सेल में। प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज वैक्यूल इज सीन इन अ प्लांट सेल। अगर हम लोग वैक्यूल्स की बात करते हैं तो वैक्यूल्स जो रहता है वो सबसे ज्यादा किस में रहेगा, प्लांट सेल में, और उससे कम मात्रा में किस में रहेगा, एनिमल सेल में। अगर साइज में देखते हैं तो ये प्लांट सेल जो रहता है वो लार्जर साइज का रहता है, और एनिमल सेल जो रहता है वो छोटा रहता है, उसका साइज क्या रहता है, कम रहता है एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। अगर हम लोग देखते हैं प्लास्टिड्स, प्लांट में रहता है प्लास्टिड, लेकिन एनिमल सेल में किसी भी टाइप का प्लास्टिड नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, सेंट्रोसोम्स जो रहते हैं वो प्लांट सेल में एब्सेंट रहते हैं, एनिमल सेल में रहते हैं सेंट्रोसोम। प्लांट सेल्स डोंट हैव सिलिया, लेकिन एनिमल सेल्स में होता है। लाइसोसोम्स आर वेरी रेयर इन प्लांट सेल, बट एनिमल सेल्स हैव लाइसोसोम्स, ठीक है, एनिमल सेल में लाइसोसोम्स उपस्थित होते हैं, इसलिए तो हम लोग पतले होते जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डिफरेंस। अब हम लोग देखते हैं हमने आज क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा आज, सेल, ठीक है, सेल, और सेल की खोजकर्ता कौन है, तो रॉबर्ट हुक जो है इसके खोज करता है, इसके बारे में देखिए। और सेल होता क्या है, तो ये क्या रहता है हमारे पास, शरीर की सबसे छोटी इकाई है जो जीवन के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर एग्जांपल्स देखे इसके, उसके बाद क्या देखे हम लोग, इसके टाइप्स देखे, दो टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखे, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किस में रहेगा, एनिमल सेल में, और जो सेल वॉल रहेगा वो किस में रहेगा, हमारे प्लांट सेल में। उसके बाद हम लोग देखें न्यूक्लियस, ठीक है, सेल के अंदर क्या रहता है, उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है। और उसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी, 1804 में। न्यूक्लियस के बारे में देखें, फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, डीएनए रहता है, डीएनए के अंदर जीन रहता है, और जो डीएनए रहता है वो किसके अंदर रहता है, हमारे इसका सराउंड क्या रहता है, किसके अंदर रहता है, क्रोमोसोम के अंदर। और क्रोमोसोम किससे बना रहता है, जो हमारा क्रोमेटिन थ्रेड रहता है ना, उसके अंदर रहेगा क्रोमोसोम। अब न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस क्या रहता है, सबसे मुख्य भाग, सबसे सेंटर में रहता है। साइटोप्लाज्म, ये क्या रहता है, जो हमारा जेली बेली रहता है, हमारे सेल का जो जेली बेली है वही क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, हमारे शरीर को आधार प्रदान करता है। राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन से बना होता है, और ये किसके ऊपर चिपक जाता है, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसी के ऊपर क्या चिपक जाता है, राइबोसोम।
तब जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एक नए टाइप का बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो टाइप का होता है, रफ और स्मूथ। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, खाना बनता है, ऊर्जा गृह बोलते हैं इसको। और माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग एक चीज और देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसमें ही क्या होता है, इसमें भी डीएनए होता है। डीएनए दो जगह पाया जाता है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, गोल्जी बॉडीज देखे थे। गोल्जी बॉडी के बाद हम लोग इसी को ही बोलते हैं ना, गोल्जी गाय भी इसी को ही बोलते हैं ना, गोल्जी गाय या फिर गोल्जी बॉडी, दोनों एक ही है। फिर आते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं हम लोग, आत्महत्या की थैली। और जो हमारा गोल्जी बॉडी था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं, इसको ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं, ट्रैफिक हवलदार भी बोल सकते हो आप लोग, जो बोलना चाहो। ठीक है। वैक्यूल्स क्या होता है, खाली भाग जो रहता है। प्लास्टिड जो रहता है ये हमारे मेनली कलर फॉर्मेशन के लिए रहता है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम। और इसके बाद हम लोग क्या देखे, हमारा डिफरेंस किसके बीच, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच हम लोग डिफरेंस देखें। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। पहली बात, अगर मेंस में देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंस से डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है पहले भी और आ सकता है, तो इसको एक बार तैयार करके रखे रहेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से प्री में भी क्वेश्चन बनता है, मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके हर सेगमेंट के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है। तो अभी आपको और जो नेक्स्ट हमारे पास अभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको आप जल्दी से सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। थैंक यू।